दिन 9 दिसंबर 2023 इंदौर के अशोक नगर में रहने वाली महिला सरिता ठाकुर अपनी बेटी साक्षी को मैसेज करती हैं और लिखती हैं, वो मुझे मार देंगे। जब साक्षी यह मैसेज देखती है तो घबरा जाती है। वह तुरंत अपनी मां को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। साक्षी बार बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। फिर वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को कॉल करके अपनी मां के बारे में पूछती है। पड़ोसी महिला जब सरिता ठाकुर के घर पहुंचती है तो पाती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वह यह बात साक्षी को बताती है। कुछ देर बाद साक्षी खुद घर पहुंचती है। जब वह घर के अंदर जाती है तो जो दृश्य वह देखती है उससे हैरान रह जाती है। कमरे के अंदर खून से लथपथ 2 शव पड़े होते हैं। एक उसकी मां सरिता ठाकुर का और दूसरा उसकी मां के मुंह बोले भाई रवि ठाकुर का। यह सब देखकर साक्षी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। साक्षी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस साक्षी से पूछताछ करती है। साक्षी बताती है कि उसकी मां ने उसे मौसी के घर जाने के लिए कहा था, क्योंकि घर पर ममता आंटी आने वाली थी। पुलिस इसके बाद ममता से पूछताछ करती है। ममता कहती है कि उसे हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर पुलिस को ध्यान आता है कि साक्षी ने बताया था कि उसकी मां ने उसे मैसेज करके कहा था कि कोई उसे मारने वाला है। पुलिस उस समय के आधार पर आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। फुटेज में दिखता है कि एक महिला घर के बाहर बार बार इधर उधर घूम रही थी। जब पुलिस उस महिला का पता लगाती है तो वह ममता ही निकलती है। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से ममता से पूछताछ करती है। अंततः ममता टूट जाती है और हत्या की बात कबूल कर लेती है। ममता यह भी बताती है कि इस हत्याकांड में उसके पति भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि आखिर हत्या की वजह क्या है। जब पुलिस ममता से हत्या का कारण पूछती है तो ममता जो वजह बताती है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। ममता पवार और नितिन पवार की शादी 2012 में हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसकी उम्र 9 वर्ष थी और एक बेटी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। यह परिवार इंदौर के खजराना इलाके में रहता था। नितिन मार्केटिंग का काम करता था, जिसकी वजह से वह अक्सर शहर से बाहर रहता था। ममता घर के कामकाज संभालती थी और ज्यादातर समय घर पर अकेली रहती थी। इस अकेलेपन के कारण ममता धीरे धीरे भावनात्मक सहारे की तलाश में पड़ गई। ममता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अक्सर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। इसी दौरान वह राधे राधे नामक एक सोशल ग्रुप से जुड़ी, जिसका नेतृत्व रवि ठाकुर करता था। रवि ठाकुर की शादी 2008 में पारंपरिक तरीके से हुई थी। उसकी पत्नी का नाम पूजा ठाकुर था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसकी उम्र 14 साल थी और जो इंदौर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था, और एक बेटी जिसकी उम्र 10 साल थी और वह भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। रवि इंदौर के महू नाका इलाके में रहता था। यह इलाका उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार काफी अच्छा और विकसित था। रवि एक होटल कारोबारी था और इंदौर में उसके 3-4 होटल थे। इसके अलावा उसके पास एक बस भी थी जो इंदौर से मथुरा वृंदावन तक यात्रियों को ले जाया करती थी। रवि ठाकुर की एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम सरिता ठाकुर था। सरिता की उम्र 38 वर्ष थी। उसकी शादी 2005 में पारंपरिक तरीके से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद उसके पति का निधन हो गया। वह अपनी बेटी साक्षी ठाकुर के साथ अकेली रहती थी। साक्षी की उम्र 16 वर्ष थी और वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। सरिता और साक्षी इंदौर के अशोक नगर इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। यह इलाका मध्यम वर्गीय परिवारों का क्षेत्र था। ममता के राधे राधे ग्रुप से जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी में नए लोग आने लगे। उस ग्रुप के एडमिन रवि ठाकुर ने ग्रुप में पोस्ट करके दावा किया कि वह महज 200 रुपए में वृंदावन और मथुरा की यात्रा करवाएगा, जो कि बहुत ही कम रकम थी और इसके लिए लोग राजी भी हो गए। लेकिन उसकी बस में जो ट्रैवल करने वाले लोग थे वे ज्यादातर महिलाएं ही होती थीं। अब इसका फायदा रवि को मिला।
वह अक्सर उन महिलाओं को टारगेट करता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी या अपने पति से परेशान रहती थी। वह उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके साथ संबंध बनाता था। यह बात रवि ठाकुर के लिए सामान्य थी। मैंने आपको पहले ही बताया, नितिन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। जब ममता ने सोशल ग्रुप में देखा कि एक तरीके से वृंदावन और मथुरा जाने के लिए महज 200 रुपये में ट्रैवल हो रहा है, तो उसे अच्छा लगा। उसने सोचा कि चलो, कम से कम डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग होगा। इसके बाद ममता इस सोशल ग्रुप के रवि ठाकुर से संपर्क करती है और पता चलता है कि वह मथुरा वृंदावन जा सकती है, वह भी सिर्फ 200 रुपये में। ममता मथुरा वृंदावन घूमने जाती है और वापस भी आती है, लेकिन मथुरा वृंदावन के रास्ते में जब वे जा रहे थे तब रवि ठाकुर और ममता के बीच बहुत ज्यादा बातचीत हुई। कहीं ना कहीं ममता के मन में रवि ठाकुर के लिए जगह बन गई। उसे अच्छा लगने लगा कि रवि ठाकुर उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, उससे बहुत बातें कर रहा है और दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद जब वे वृंदावन से वापस इंदौर आए तो ट्रेवल के दौरान नंबर एक्सचेंज हो चुका था। इसके चलते रवि ठाकुर अक्सर ममता से बातचीत करने लगा। पहले तो उनकी बातचीत चैट पर होती थी, लेकिन बाद में फोन पर भी बातें होने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शारीरिक संबंधों तक पहुंच गई। अब ममता और रवि ठाकुर के बीच इस तरह के संबंध बन गए कि ममता को लगने लगा कि रवि ठाकुर उससे प्यार करता है। उसे यह भी यकीन होने लगा कि रवि ठाकुर भी उससे उतना ही प्यार करता है। इस दौरान जब भी ममता का पति नितिन घर आता तो उसे अपनी पत्नी का रवैया पहले जैसा नहीं लगता। उसे महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी उससे पहले की तरह बातचीत नहीं कर रही है। वह रुकी रुकी रहने लगी थी और नितिन को उतना अटेंशन नहीं देती थी। उसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं जब वह बाहर रहता है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। उसने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन घर पर न कोई आया था और न ही गया। उसे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर नितिन ने सोचा कि क्यों न बीवी का फोन चेक किया जाए। ममता कॉल लॉग तो डिलीट कर देती थी, लेकिन चैट्स को डिलीट करना भूल गई थी। जब नितिन ने चैट्स पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ संबंध बना चुकी है। वह उससे प्यार भरी बातें कर रही है और शायद इसी वजह से मुझसे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। नितिन ने ममता को बहुत डांटा और कहा, तुम शादीशुदा हो, वह भी शादीशुदा है। तुम लोगों ने कितना गलत किया है, तुम्हें पता भी है। नितिन के समझाने के बावजूद भी ममता नहीं मानी। फिर नितिन ने गुस्से में उसका फोन ले लिया और उसे वार्निंग दी कि वह किसी और मर्द से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी और रवि ठाकुर से तो कभी भी बात नहीं करेगी। अब नितिन और ममता के बीच घर पर झगड़े होने लगे। उधर रवि ठाकुर परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि ममता आजकल बात नहीं कर रही है। वह अब ऑनलाइन नहीं आती है और न ही उसका फोन लग रहा है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ममता को क्या हो गया है। उसे लगा कि शायद उसका प्यार अब बदल गया है या ममता को कोई और पसंद आ गया है। रवि ने कई बार ममता से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच रवि ठाकुर को पता चला कि ममता का फोन उसके पति ने छीन लिया है और इसी वजह से वह कई दिनों से ऑनलाइन नहीं आ रही है। अब रवि ठाकुर ममता से बात करने को बेताब हो रहा था और उससे मिलना चाह रहा था। इसी कड़ी में सरिता का नाम आता है। रवि ठाकुर सरिता को अपनी मुंह बोली बहन मानता था। उसने सरिता से कहा कि ममता को जाकर यह बताओ कि उसने ममता के लिए एक कीपैड वाला फोन खरीदा है। उसमें सिम कार्ड भी उसने अपने नाम पर ही लिया था। उसने वह कीपैड वाला फोन और सिम कार्ड सरिता के जरिए ममता तक पहुंचा दिया। जैसे ही कीपैड वाला फोन ममता के पास पहुंचा, गुपचुप तरीके से उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई। अब चैट तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन फोन पर बातचीत हो रही थी। इसी बातचीत के सिलसिले में एक दिन रवि ठाकुर ने ममता से कहा कि चलो होटल में मिलते हैं। चूंकि रवि ठाकुर एक बिजनेसमैन था और उसके पास कई होटल थे, ममता इसके लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह होटल पहुंचती है, उस होटल में रवि ठाकुर और ममता के बीच बातचीत शुरू होती है। इसके बाद रवि ठाकुर कहता है, देखो हमारे बीच में जो संबंध है, क्यों ना इसे और ज्यादा एक्साइटिंग बनाया जाए। तुम मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी संबंध बनाओ। यह सुनकर ममता डर गई। उसे लगा कि जिस रवि ठाकुर से वह प्यार करती थी, वह ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब
वह उसे होटल में बुला भी रहा है और कह रहा है कि मेरे दोस्तों के साथ भी संबंध बनाओ। ममता को लगा कि यह रवि ठाकुर बिल्कुल सही इंसान नहीं है। उसने जो किया है वह पूरी तरह गलत है। उसे अपने पति की वह बात याद आने लगी जिसमें नितिन ने कहा था कि तुम उस मर्द से बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। ममता किसी तरह से होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसके फोन पर, या जो कीपैड वाला फोन था, उस पर रवि ठाकुर के लगातार मैसेज आने लगे। मैसेज में वह कहता, अगर तुमने मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वह वीडियो वायरल कर दूंगा जिसमें हम दोनों होटल में एक साथ थे। ब्लैकमेलिंग का सिलसिला इतना बढ़ गया कि ममता को लगने लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे अपने पति को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन एक पत्नी के लिए अपने पति को यह सब बताना, खासकर जब उसने पहले ही मना किया था, बहुत मुश्किल था। काफी हिम्मत जुटाने के बाद ममता ने अपने पति नितिन को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि रवि ठाकुर उससे अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए कह रहा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई है और वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। नितिन ने अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा और कहा, ठीक है, तुमसे गलती हुई है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब जो हो चुका है उसे सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें जो ब्लैकमेल कर रहा है, हम उसे रास्ते से हटा देते हैं। ममता कहती है कि इस साजिश में सिर्फ रवि ठाकुर ही नहीं, बल्कि सरिता भी उतनी ही शामिल है। जिस तरीके से रवि ठाकुर और सरिता दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि क्यों ना उन्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन सवाल था, हटाया कैसे जाए? दोनों ही अच्छे परिवार से थे और किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। इसीलिए वे दोनों कई क्राइम सीरियल्स देखने लगे। इन सीरियल्स से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी योजना बनाई। ममता सबसे पहले सरिता को फोन करती है और कहती है, मेरे जो पति हैं वो अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं। रवि को बता दो कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। इसके बाद सरिता अपनी बेटी को बुलाकर कहती है, ममता आंटी घर आने वाली है, तुम अपने दोस्तों के पास चली जाओ। सरिता की बेटी अपनी मौसी के घर चली जाती है। फोन कॉल के बाद नितिन और ममता अलग अलग ऑटो से सरिता के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सरिता किचन में काम कर रही होती है। ममता अंदर आती है और सीधे बेडरूम की ओर चली जाती है। नितिन भी बेडरूम के दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद सरिता चाय बनाकर कमरे में दाखिल होती है और कहती है, रवि ठाकुर जल्दी आने वाला है। तब ममता ढोंग करना शुरू करती है और कहती है, मेरे पति भी इधर ही हैं और हो सकता है कि वो मुझे ढूंढ लेंगे और फिर मेरी पिटाई करेंगे। ममता का यह डर देखकर सरिता उसे समझाने की कोशिश करती है और आगे बढ़कर कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तब तक नितिन, जो पहले ही एक सब्जी वाले के पास से चाकू खरीद चुका था, पीछे से आता है और सरिता का गला रेत देता है। जैसे ही सरिता नीचे गिरती है, ममता एक के बाद एक कई बार चाकू से उसे गोद कर मार डालती है। अब रवि ठाकुर भी आने वाला था, इसलिए ममता और नितिन मिलकर कमरे में जितने भी खून के निशान थे सभी को साफ कर देते हैं और पूरा घर क्लीन कर देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लाश को भी छिपा देते हैं। कुछ ही मिनटों बाद रवि ठाकुर भी उसी घर पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि रवि ठाकुर ताकतवर था, उसे संभालना आसान नहीं था। ममता चालाकी से रवि ठाकुर को बहलाने फुसलाने लगती है। वह कहती है, आज हमारे अलावा घर पर कोई नहीं है, चलो संबंध बनाते हैं। ममता उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और धीरे धीरे उसे कमरे में ले जाती है। जैसे ही रवि ठाकुर बिस्तर पर बैठता है, दरवाजे के पीछे छिपा नितिन चाकू लेकर आता है और रवि ठाकुर का गला रेत देता है। इसके बाद ममता और नितिन दोनों मिलकर चाकू से उस पर इतने वार करते हैं कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इतना सब करने के बाद ममता और नितिन शातिर तरीके से प्लान बनाते हैं। ममता सरिता के फोन से उसकी बेटी को एक मैसेज भेजती है। मैसेज में लिखा होता है, वो लोग मुझे मार रहे हैं। सरिता की बेटी जब यह मैसेज पढ़ती है तो घबरा जाती है और तुरंत अपनी मां को कॉल करती है। लेकिन तब तक ममता और नितिन ने फोन स्विच ऑफ करके छुपा दिया था। इसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कातिल कौन है, क्योंकि जब सरिता की बेटी रात 8 बजे घर पहुंचती है तो देखती है कि रवि ठाकुर और उसकी मां दोनों की हत्या हो चुकी है। लेकिन यह केस सुलझाना बहुत मुश्किल था। सरिता की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने कहा था कि ममता आंटी घर आने वाली है, इसलिए वह दोस्तों के पास चली जाए। अगर सरिता अपनी बेटी को यह बात न बताती तो शायद पुलिस कभी ममता तक पहुंच भी नहीं पाती।
इसके बाद ममता को बुलाकर लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वह सरिता के घर गई थी। ममता इधर उधर की बातें करने लगती है और कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस वक्त वहां गई थी उस वक्त घर पर कोई नहीं था। पुलिस ने सोचा कि बेटी को कैसे पता चला कि उसकी मां को कोई मार रहा है। तब बेटी ने बताया कि उसे एक मैसेज मिला था। पुलिस को इस केस की सबसे अहम कड़ी यही मिली। उन्होंने उस वक्त जब मैसेज किया गया था आधे घंटे पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज से पता चला कि ममता, जो पिछले 6 से 7 घंटे से पुलिस को गुमराह कर रही थी, उसी घर के पास जाती हुई नजर आई है। इसके बाद पुलिस ममता से अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है। तब जाकर नितिन और ममता टूट जाते हैं और एक एक कर सारी सच्चाई उगल देते हैं। ममता ने बताया कि रवि ठाकुर उसे अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। उसके कई औरतों के साथ संबंध थे और वह मुझसे संबंध बनाने के बाद कहने लगा था कि उसके दोस्तों के साथ भी संबंध बनाओ। इसलिए मैंने अपने पति के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए हमने कई क्राइम सीरियल्स और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखकर सीखा और समझा कि पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है। लेकिन उनसे एक गलती हो गई। यह गलती थी वह मैसेज जो उन्होंने सरिता की बेटी को किया था, जिसमें लिखा था, लोग मुझे मार रहे हैं। उनका मकसद था कि बेटी को लगे कि कोई और उन्हें मार रहा है। लेकिन ममता को यह नहीं पता था कि सरिता ने अपनी बेटी को पहले ही यह कह दिया था कि ममता आंटी घर पर आने वाली हैं। जैसे ही मामला खुला, पूरे इंदौर में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक महिला इतने क्रूर तरीके से किसी की हत्या कैसे कर सकती है। इसके बाद पुलिस ममता और नितिन को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज देती है।